नमस्कार, स्वागत है आपका फिफाना हिंदी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और इस क्लास में अपन पढ़ रहे थे भाषा शिक्षण के उपागम। तो भाषा शिक्षण के विभिन्न उपागमों में पिछली क्लास में अपनों ने देखा कि जो नवीन उपागम है उनमें 1964 के बाद जो उपागम आए उनको अपनों ने 3 भागों में बांटकर देखा। और आगे की क्लास को देखते हैं। तो अपना टॉपिक क्या था? अपना टॉपिक था भाषा शिक्षण के उपागम। भाषा शिक्षण के उपागम या अपन शिक्षण उपागम भी इसे कह सकते हैं। तो भाषा शिक्षण के उपागम किसके पढ़ रहे थे, किसके द्वारा दिए गए पढ़ रहे थे? लुम्सडेन के द्वारा दिए गए थे। और अपनों ने पिछली क्लास में शिक्षण उपागम है क्या उनके बारे में भी देखा, अर्थ देखा। यदि अंग्रेजी शब्द की बात करें तो देखिए ये जो शिक्षण उपागम है या जो उपागम है उनके लिए अंग्रेजी में अप्रोच शब्द काम में लिया जाता है। अप्रोच। अब अप्रोच किसे कहते हैं? अप्रोच वैसे तो पहुंच को कहते हैं, यानी विद्यार्थियों की पहुंच तक अपन शिक्षण को लेकर जाएं, अर्थात इतना आसान बना दें। अपन ने एक ऐसी प्रणाली को लेकर आए कि भाषा का व्यवहारिक ज्ञान बालक प्राप्त कर सके। इसके साथ साथ अपन ये भी कह सकते हैं कि जो मूल शिक्षण प्रणाली है, मूल शिक्षण प्रणाली है वही क्या है? शिक्षण उपागम है। ठीक है, मूल शिक्षण प्रणाली। मूल शिक्षण प्रणाली कैसे कह सकते हैं? देखिए शिक्षण प्रणालियां बहुत है अपने पास, बहुत सारी विधियां हैं जिनके माध्यम से अपन शिक्षण करवाते हैं, परंतु उनको भी और अधिक अच्छे तरीके से प्रेजेंट करने के लिए या आसान तरीके से समझाने के लिए अपन क्या लेकर आते हैं? मूल शिक्षण प्रणाली। और उन्हीं को क्या कहते हैं अपन? उपागम। अब मूल शिक्षण प्रणाली इसको इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि ये ही विभिन्न शिक्षण प्रणालियों या फिर मैं यूं कह सकती हूं कि शिक्षण विधियों को जन्म देते हैं। तो ये उपागम ही क्या करते हैं? शिक्षण विधियों को जन्म देते हैं। तो जिससे अपन व्यावहारिक शिक्षण है वो कक्षा के दौरान करा सके। आप इस चीज को भी नोट कीजिए, ये महत्वपूर्ण हो जाती है इस संदर्भ में। कभी कभार इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है कि निम्न में से शिक्षण उपागम की कौन सी विशेषता नहीं है? तो शिक्षण उपागम की विशेषता अपनों ने बहुत देख ली कि भाई शिक्षण उपागम को जानने के लिए या भाषा शिक्षण को जानने के लिए अपने को उसके तत्व जानना आवश्यक है। वही तत्व ही क्या कहलाएंगे? उपागम कहलाएंगे। या ये उपागम है, ये शिक्षण को बहुत ही व्यावहारिक रूप दे देते हैं, सरल रूप दे देते हैं। ये शिक्षण विधियों का निर्धारण करते हैं, शिक्षण विधियों को जन्म देते हैं। इन्हें मूल शिक्षण प्रणाली भी अपन कह सकते हैं। ठीक है, अब अपन बात करते हैं अपनी क्लास के लिए या अपनी क्लास के बारे में। तो कल की क्लास में अपन कहाँ थे? कल की क्लास में अपन चल रहे थे लुम्सडेन द्वारा दिए गए शिक्षण उपागमों की ओर। तो अपनों ने पहला जो उपागम देख लिया था, लुम्सडेन ने ए लुम्सडेन नामक विद्वान ने कुल 3 शिक्षण उपागम बताए हैं। और उन्होंने जो 3 शिक्षण उपागम बताए हैं उनमें पहला जो शिक्षण उपागम है वो अपनों ने पिछली क्लास में देख लिया था। कौन सा था? कठोर उपागम। और इन्होंने शैक्षिक तकनीकी का प्रयोग किया है। क्यों प्रयोग किया है? क्योंकि ये नवीन प्रणाली है और इसके साथ साथ इनमें कहीं न कहीं यंत्रों का प्रयोग भी मिलता है। जबकि अगर कठोर उपागम को देखें तो वो तो पूरा का पूरा मशीनों पर ही निर्भर था, जिसको अपन देख चुके हैं। तो चलिए आइए बात करते हैं अब दूसरे उपागम की। दूसरा कौन सा था? शैक्षिक तकनीकी द्वितीय या मृदुल उपागम। देखिए मृदुल किसे कहते हैं? सबसे पहले तो इस बात को समझिए। मृदुल का मतलब होता है कोमल। जिस प्रकार से पहला कठोर उपागम था सिर्फ और सिर्फ ज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित था, मशीनों पर निर्भर था, वहीं पर ये मशीनों पर निर्भर नहीं होगा
और ये बालक को व्यावहारिक ज्ञान करवाने पर ध्यान देगा। तो इसलिए अपन यहाँ पर इस चीज को भी देख लेते हैं। अब ये जो शैक्षिक तकनीकी का जो द्वितीय या मृदुल उपागम है, इसके बारे में अपन ये कह सकते हैं कि भाई ये जो है, ये उपागम जो है वो मशीनों के बजाय विभिन्न शैक्षणिक सिद्धांतों के प्रयोग पर बल देता है। सिद्धांतों के प्रयोग पर बल देता है। तो एक बात तो इसमें यह कही जा सकती है कि हाँ, जो पहला कठोर उपागम था वो मशीनों पर डिपेंड था, जबकि ये उपागम जो है वो मशीनों के आधार पर, मशीनों के बजाय सिद्धांतों के प्रयोग पर बल देता है। इसके साथ साथ अपन ये भी कह सकते हैं कि भाई इसमें, इस उपागम के तहत या इस उपागम में विद्यार्थियों के, इसमें विद्यार्थियों के उपेक्षित व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। उपेक्षित व्यवहार का मतलब क्या होता है? जिसकी उपेक्षा की गई हो। काफी बार यूं होता है कि विद्यार्थी कुछ ऐसी हरकत कर देते हैं, ऐसे व्यवहार कर देते हैं, जैसे शिक्षक के सामने बोल जाते हैं, ऊंचा बोल जाते हैं, गलत बोल जाते हैं, शिक्षक का कहना नहीं मानते। तो इस प्रकार की कुछ हरकतें करते हैं, वो इस प्रकार के व्यवहार करते हैं। तो उन व्यवहारों को समझने के लिए अपन जिन शैक्षिक सिद्धांतों को प्रयोग में लेंगे वही किसके अंतर्गत आएंगे? मृदुल के अंतर्गत आएंगे। अब देखिए, उपेक्षित व्यवहार यदि कोई बच्चा कर रहा है, बच्चा कोई ऐसा व्यवहार कर रहा है जो शिक्षक को पसंद नहीं आ रहा है, विद्यालय के लिए जो बुरा है, तो अपन सामान्यतः क्या किया जाता है? विद्यालय से उसको रेस्टिकेट कर दिया जाता है, उसे निकाल दिया जाता है विद्यालय से, है ना। पर यहाँ पे विद्यार्थी को निकालना नहीं है, उसके उपेक्षित व्यवहार के पीछे के कारण को जानकर उसका अध्ययन करना है और उसके बाद उसको सही दिशा की तरफ निर्देशित करना है। इसमें एक जो अत्यंत महत्वपूर्ण चीज आती है वो कौन सी है? वो ये है कि इसमें अभिक्रमित अनुदेशन आता है। अब अभिक्रमित अनुदेशन क्या होता है? ये एक बहुत ही अच्छी बात है। अभिक्रमित अनुदेशन एक शिक्षण की प्रणाली ही है, एक शिक्षण का सिद्धांत है जो इसके अंतर्गत प्रयोग में लाया जा सकता है। मैं आपको अभिक्रमित अनुदेशन भी बहुत अच्छे से बताऊंगी। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि ये जो मृदुल उपागम है इसके अंतर्गत और कौन कौन सी चीजें आती है। देखिए, अभिक्रमित अनुदेशन, आपने बीएड किया है, आपने एसटीसी किया होगा, तो उस समय आपको अभिक्रमित अनुदेशन जरूर बताया गया होगा। आपको अभिक्रमित अनुदेशन के आधार पर फाइल भी बनानी पड़ी होगी। अभिक्रमित अनुदेशन जो है वो 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? सबसे पहले अपन थोड़ा सा परिचय देख लेते हैं इसके अंतर्गत। अभिक्रमित अनुदेशन भी टीचिंग मेथड जो है, इनमें एक महत्वपूर्ण जो शिक्षण सिद्धांत माना जाता है, तो इसलिए अपन इसको भी देख लेते हैं। तो अभिक्रमित अनुदेशन, ये जो अभिक्रमित अनुदेशन है ये क्या होता है? सबसे पहले तो अभिक्रमित अनुदेशन यानी क्रम के माध्यम से या क्रम द्वारा शिक्षण, या फिर अपन यूं कह सकते हैं कि एक क्रम से ज्ञान की प्राप्ति।
उसे ही अपन क्या कहेंगे, अभिक्रमित। अनुदेशन का मतलब होता है अपन किसी को परामर्श दे, परामर्श। अभिक्रमित अनुदेशन ये है कि क्रम से किसी की सहायता करते हुए ज्ञान देना। आपने इस प्रकार की फाइल बनाई होगी जिसमें यूं होता है कि एक प्रश्न हो गया, एक प्रश्न है, उसमें 4 विकल्प होते हैं, 4 विकल्प होते हैं, उनमें से एक विकल्प सही होता है और बाकी के 3 विकल्प गलत होते हैं। तो जो सही है वो क्यों है, कारण बताया जाता है, और जो गलत है वो क्यों है, इसका भी कारण बताया जाता है। तो इस प्रकार से सही और गलत का कारण बताते हुए और चलना होता है। इसमें एक चीज और भी होती है कि ये विद्यार्थी आधारित होता है, विद्यार्थी आधारित होता है, अर्थात इसमें शिक्षक मात्र परामर्श कर सकता है, मात्र बालक की सहायता कर सकता है, मार्गदर्शन कर सकता है, वो बच्चे को अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत के अनुसार शिक्षण कार्य में हेल्प नहीं करता। विद्यार्थी स्वयं अपनी योग्यता के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार सीखता है। अब मान लीजिए कि विद्यार्थी है, वो किसी भी पाठ को पढ़ रहा है, किसी भी विषय का अध्ययन कर रहा है, विषय का अध्ययन कर रहा है। अब उस समय वो मान लीजिए कि थक गया, परेशान हो गया, तो वो छोड़ सकता है। अब जिस प्रकार से विद्यालयी वातावरण होता है, जिसमें यूं हो गया कि भाई 7 बजे आओगे आप, 12:30 बजे निकलोगे, तो 7 बजे से 12:30 बजे तक का टाइम जो फिक्स हो जाता है वो फिक्स ही रहता है। तो उसी प्रकार से इसमें भी क्या होता है, इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं होती विद्यार्थी पर। विद्यार्थी जब चाहे तब सीख सकता है, जैसे चाहे तब पढ़ सकता है। क्यों? क्योंकि वह विद्यार्थी आधारित होती है। परंतु ये है कि प्रत्येक प्रश्न में सही उत्तर क्या है और क्यों है, और गलत उत्तर क्या है, क्यों है। यदि वो गलत है तो इसके पीछे कारण क्या है, और उसके सही नहीं होने का क्या कारण है, ये सारे के सारे क्या, क्यों, कैसे के जवाब मिलते हैं। तो विद्यार्थी क्या करता है, उसमें रुचि लेता है, विद्यार्थी का सीखा गया ज्ञान इसमें स्थायी भी होता है। तो अभिक्रमित अनुदेशन है वो इसमें द्वितीय उपागम में शामिल किया गया। इस वजह से ही ये द्वितीय उपागम इतना मृदुल हो गया, क्यों? क्योंकि विद्यार्थी रुचि लेने लग जाएंगे, विद्यार्थियों की रुचि के अनुसार अपन पढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पर अपनों ने बात की अभिक्रमित अनुदेशन क्या है, यानी क्रम से विद्यार्थी स्वयं की इच्छा एवं योग्यता के अनुसार सीखता है। अब अपन बात करते हैं रेखीय व शाखीय की। देखिए, एक होता है रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन और एक होता है शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन। रेखीय जिस प्रकार से रेखा चलती है, सीधा चलता है, यानी पहले जो पहला प्रश्न पूछा गया उसके जो 4 विकल्प थे उनमें से एक जो सही है वो क्यों है, उसका कारण बता दिया, और उसके बाद जो 3 गलत है वो गलत क्यों है, उसके पीछे भी कारण बता दिया, और कारण बताते हुए और फिर दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते जाते हैं। जबकि यहाँ पर ऐसा नहीं होता। शाखीय में जिस प्रकार से पेड़ की शाखाएं इधर उधर फैली हुई होती है, उसी प्रकार से ही ये होता है। इसमें क्या होता है, प्रश्न पूछा जाता है, एक प्रश्न पूछ लिया और उसके बाद जो 4 विकल्प हैं उनमें से एक तो यहाँ पर सही हो गया। अब बचे जो 4 विकल्प है उनमें से एक तो सही हो गया, उसको अपन छोड़ देते हैं, और जो 3 विकल्प है उनसे भी संबंधित प्रश्न बनाए जाते हैं और उनसे प्रश्न क्रम से आते हैं। अब ये जरूरी नहीं है कि यहाँ पर अपनों ने जो विकल्प लिया, जो सही विकल्प था, उस सही विकल्प के आधार पर अपनों ने दूसरा प्रश्न बना दिया। अब दूसरा प्रश्न जो सही विकल्प के आधार पर, इसके आधार पर बन चुका, तो इनका नंबर अभी नहीं आएगा।
तो फिर आगे जाकर मान लीजिए कि इसके अपनों ने जो 4 विकल्प दिए उनमें इसका भी एक विकल्प आ जाए, तब तो वो वहां पे क्लियर हो जाएगा। अन्यथा यूं दिया जाता है कि ये गलत क्यों है, इसका पेज नंबर इतने पे देखिए, इसका पेज नंबर इतने पे देखिए। क्यों? क्योंकि संबंधित प्रश्न बनाने होते हैं, उत्तरों से ही प्रश्न बनते जाते हैं क्रम से और अपन आगे बढ़ते जाते हैं। तो ये होता है रेखीय और शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन। उसके बाद अपन देखते हैं कि इसमें और कौन कौन सी चीजें शामिल की जाती है। देखिए ये जो उपागम है इसमें 3 चीजों को महत्वपूर्ण रूप से देखा जाता है, 3 चीजों को शामिल किया जाता है। तो कौन सी? यह उपागम 3 आधारों पर कार्य करता है। और 3 आधार कौन से हैं? एक तो अदा, एक प्रदा, 3 आधार होते हैं, अदा, प्रदा और इसके साथ साथ प्रक्रिया। तो ये उपागम है वो इन्हीं 3 आधारों पर ही कार्य करता है, अदा, प्रदा और प्रक्रिया। अब जिसमें ये तीनों चीजें हैं क्या? यदि अपन सबसे पहले अदा की बात करें, अदा क्या है? तो देखिए अदा जो है वो शिक्षण कार्य का विश्लेषण है। शिक्षण कार्य का विश्लेषण। विश्लेषण क्या मतलब होता है? विस्तृत रूप से चर्चा करना। तो कोई भी शिक्षक है वो जाकर अध्ययन करवा रहा है कक्ष के दौरान, तो कक्ष में वह जाते ही विषय वस्तु पर विस्तृत चर्चा करेगा, उसको अपन क्या कह देते हैं? अदा कह देते हैं। अगर उसके बाद अपन प्रक्रिया को देखें तो उसके बाद की जो स्टेप आती है वो प्रक्रिया ही आती है। और प्रक्रिया में अपन किस चीज को लेते हैं कि जो विद्यार्थी है, विद्यार्थी को व्यावहारिक तौर पर आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये प्रक्रिया अपन बाद में देखेंगे क्योंकि यहाँ पर आ नहीं रहा। ठीक है, यहाँ पर अपन देख रहे हैं कि यह उपागम है वो 3 आधारों पर कार्य करता है। कौन कौन से? अदा, प्रदा और प्रक्रिया। अदा को अपनों ने देख लिया, शिक्षण कार्य का विश्लेषण करना ही अदा होती है। और प्रक्रिया क्या होती है? व्यावहारिक शब्दावली में लिखकर यदि अपन उचित शिक्षण विधियों का चयन करते हैं तो वहां पर क्या होती है? प्रक्रिया चलती है। यानी प्रक्रिया को अपने को किस प्रकार से पूरा करना है? सबसे पहली बात तो अच्छा शिक्षण वह होता है जब अपन बोर्ड का प्रयोग करते हैं, चाहे व्हाइट बोर्ड हो, चाहे ग्रीन बोर्ड हो, चाहे ब्लैक बोर्ड हो। तो प्रक्रिया जो है वो शिक्षण सिद्धांतों पर भी चलेगी, सिद्धांत भी चलते रहेंगे। तो प्रक्रिया में अपन क्या कह सकते हैं कि विद्यार्थियों को बोर्ड पर लिखकर व्यावहारिक ज्ञान कराने हेतु उचित शिक्षण सिद्धांतों का प्रयोग करना। ये क्या होगी? प्रक्रिया होगी। सबसे पहले अपनों ने विषय वस्तु पर चर्चा की, विश्लेषण किया। अब ये भी हो सकता है कि आप विषय वस्तु का विश्लेषण खुद से करें या बच्चों से करें। उसके बाद दूसरी प्रक्रिया होगी कि आप बिल्कुल व्यावहारिक तौर पर बच्चों को इस चीज का ज्ञान करवाना चाहेंगे, तो इसके लिए बोर्ड की सहायता भी लेंगे और शिक्षण सिद्धांतों को भी प्रयोग में लाएंगे। उसके बाद तीसरा जो स्टेप आता है, तीसरी जो स्टेप आती है वो कौन सी आती है? प्रदा की आती है। अब प्रदा किसे कहते हैं?
अब प्रदा शिक्षण कार्य के बाद आता है, प्रक्रिया पूरी होगी उसके बाद प्रदा आएगी। प्रदा के माध्यम से ऐसे होगा कि अपन विद्यार्थियों को पुनर्बलन देंगे, उनका मूल्यांकन करेंगे। अब आपने विषय वस्तु का अध्ययन बिल्कुल व्यावहारिक तौर पर करवा दिया, फिर आप बच्चे से कोई से कुछ भी प्रश्न पूछ रहे हैं, बच्चे ने सही बता दिया तो वेरी गुड, शाबाश, बहुत अच्छा। इस प्रकार के शब्दों के माध्यम से आप उसे पुनर्बलन दे सकते हो। तो मूल्यांकन व पुनर्बलन ही किस में जाता है? प्रदा में जाता है। तो अपन यहाँ ये कह सकते हैं कि विद्यार्थियों को पुनर्बलन देना व मूल्यांकन करना, ये तीन ही आधारों पर चलता है ये जो दूसरा उपागम है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, कौन कौन से? अदा, प्रदा और प्रक्रिया, इन्हीं तीनों पर यह चलता है। तो उसके बाद अपन एक चीज और देख रहे हैं। देखिए, ये जो उपागम बताए गए हैं, सभी के सभी उपागम किसके द्वारा बताए गए हैं? लुम्सडेन द्वारा। हम जानते हैं, अपन पिछली क्लास में चर्चा भी कर चुके हैं। तो लुम्सडेन जो है वो शिक्षण विधियों के अंतर्गत अत्यंत महत्वपूर्ण आ जाते हैं। तो लुम्सडेन द्वारा इस उपागम को दिया गया है। तो ये चीज मैं फिर से क्यों बता रही हूं? इसलिए बता रही हूं क्योंकि जो पिछली क्लास में अपनों ने देखा था कि भी लुम्सडेन के सिद्धांत पर जो सिल्वरमैन है वो बराबर कार्य कर रहे थे, यानी बराबर इसका अध्ययन कर रहे थे और इसके साथ साथ उसका भी विश्लेषण कर रहे थे। तो इन्होंने इस पर भी बात की सिल्वरमैन ने, और सिल्वरमैन ने इस सिद्धांत को क्या कहा? इसको रचनात्मक शिक्षा प्रणाली इनके द्वारा कहा गया। तो सिल्वरमैन ने इस उपागम को रचनात्मक शिक्षा तकनीकी नाम दिया। अब रचनात्मक शिक्षा तकनीकी क्यों दिया गया? क्योंकि अपनों ने देखा कि भाई ये जो उपागम है इसमें विद्यार्थी स्वयं अभिक्रमित अनुदेशन द्वारा भी सीखता है, साथ साथ अदा प्रदा प्रक्रिया के द्वारा चलता है काम। तो विद्यार्थी बहुत अच्छे से समझ जाएगा, तो विद्यार्थी स्वयं भी रचना कार्य करना सीख जाएगा। तो इसलिए इन्होंने निष्कर्ष निकालते हुए सिल्वरमैन ने इस प्रणाली को रचनात्मक शिक्षण या रचनात्मक शिक्षा तकनीकी कहा। तो ये था दूसरा उपागम लुम्सडेन द्वारा दिया गया, जिसको अपन मृदुल उपागम कह सकते हैं। और इस उपागम में जो महत्वपूर्ण चीजें थी वो ये थी कि एक तो इसमें है वो अभिक्रमित अनुदेशन प्रयोग में लाया जाएगा। दूसरी बात, विद्यार्थियों के उपेक्षित व्यवहार का अध्ययन किया जाएगा। तीसरी बात, मशीनों की जगह शिक्षण सिद्धांतों को काम में लिया जाएगा। जो कि कठोर उपागम में मशीनीकरण था वो यहाँ पर खत्म हो जाएगा और यहाँ पर शिक्षण के विभिन्न सिद्धांत काम में लिए जाएंगे। तो सबसे पहले तो अपन बात करेंगे अभिक्रमित अनुदेशन आ गया, उपेक्षित व्यवहार का अध्ययन और इसके साथ साथ शिक्षण सिद्धांतों का प्रयोग। और इसमें क्या आ जाता है? और इसमें आ जाता है अदा, प्रक्रिया और प्रदा। तो अदा तो होती है विषय वस्तु का विश्लेषण, प्रक्रिया किस प्रकार से प्रेजेंट करना है, और प्रदा क्या हो जाता है? मूल्यांकन या पुनर्बलन। तो यहाँ पर दो चीजें महत्वपूर्ण रूप से ध्यान में रखनी है, एक तो अभिक्रमित अनुदेशन, एक अदा प्रदा प्रक्रिया। उसके बाद अपनों ने देखा कि सिल्वरमैन ने इसको क्या नाम दिया है? तो रचनात्मक शिक्षा तकनीकी इसको नाम है इनके द्वारा दिया गया है। तो उम्मीद करती हूँ ये उपागम भी आपको समझ में आया होगा। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में अंतिम उपागम के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।